अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो सलाम जेके में। मैं हूं आपके साथ ज़ुहर लोलावी। गवर कुछ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जम्मू कश्मीर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सियासत से लेकर सयाहत और मौसम की ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे, जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीलात लेंगे। बात जब मशरिक़ वस्ता के हवाले से होगी तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। जो उन्होंने हमले का दावा किया था वो अब उन्होंने मनसूख कर दिया है। क्या कुछ पूरी तफसील है वो आपके सामने रखेंगे। जो हतमी वाहिदा है उसके हवाले से लगातार ट्रंप दावा कर रहा है, लेकिन ईरान उसकी तरदीद कर रहा है। असल में मामला क्या है वो ज़रा आज समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात इसराइल के हवाले से भी होगी, क्योंकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई है। किन मामलात को लेकर तबादला ख्याल हुआ है वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे। और बात फिर मशरिक़ वस्ता में जो ईरान अमेरिका के हिमायती है उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, उस हवाले से अमेरिका ने एक तजवीज़ रखी है, एक बयान दिया है कि किस तरीके से उनकी भरपाई होगी, वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। बात जब ईरान के हवाले से होगी तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने तेल के हवाले से एक बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से ईरान से तेल जो है वो खुफिया तरीके से लिया जा रहा है, उस वाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात IRGC की भी होगी, क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ी धमकी अमेरिका को दी है कि अगर कोई भी हरकत अमेरिका की तरफ से की गई उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बात हमसाया मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी होगी, जहाँ पर पाकिस्तान साहब जो कश्मीर है वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कशीदगी किस हद तक बढ़ गई है, वो तमाम तफसीलात जो है आपके सामने रखे हैं। बात जब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से होगी तो वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है। अफसपा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि आने वाले सालों में अफसपा को ख़त्म किया जाएगा। आज का दिन काफ़ी अहम है जम्मू कश्मीर के हवाले से भी, क्योंकि वज़ीर दाखिला एक अहम इजलास की सदारत करने जा रहा है, जिसमें अमरनाथ यात्रा से लेकर दीगर जो जम्मू कश्मीर के मामला हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कल वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मज़ीद कुछ खबरें हैं, खासकर अगर आप सफ़र करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तो आपके लिए एक एडवाइज़री है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले आप सफ़र शुरू करें। मज़ीद कुछ खबरें हैं, कुछ अपडेट्स है जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। अदालतों की कुछ फैसले हैं, बात मरकज़ की ज़ेर निज़ाम लद्दाख की भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज जून की 12 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहर लोलावी। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज तारीख का 12 जून है और आज के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात जो हम आपकी नज़र करेंगे, उसके साथ साथ ही उसके बाद अब खबरों का पिटारा खोलेंगे। आज ही के दिन 12 जून 1776 में अमरीकी आज़ादी के जद्दोजहद के दौरान अफसरान के ऐलान को वर्जीनिया में मंजूरी दी गई है, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 1787 अमेरिका में सेनेटर के लिए कम से कम 30 साल उम्र की हद का कानून मंजूर हुआ। और आज ही के दिन साल 1889 में शुमाली आयरलैंड के आरमाग में ट्रेन हादसे में 88 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 12 जून साल 1926 में ब्राज़ील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर होने का फैसला किया। आज ही के दिन 12 जून साल 1952 में उस वक्त के सोवियत यूनियन ने जापान के साथ अमन मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया। आज ही के दिन 12 जून साल 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट बोइंग 777 ने अपनी पहली परवाज भरी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 जून साल 2001 में सरहदी मुआहदे पर हिंदुस्तान बांग्लादेश मुज़ाकरात शुरू हुए। 12 जून साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख तलबा को मजहबी अलामत करपान रखने की इजाज़त मिली, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1991 में श्रीलंका के बटीकुलावा में फौजी कार्रवाई में 152 तामिल मारे गए। और आज ही के दिन 12 जून साल 2002 में आलमी यौम ममनुआ बच्चा मजदूरी की शुरुआत हुई है। और आज ही के दिन 12 जून साल 2009 में ईरान में सदारती इंतखाबात के जवाज़ के सिलसिले में मुल्क गिर पैमाने पर ज़बरदस्त एहतजाज हुआ।
तो नाजरीन, इतनी तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 12 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात जो हमने आपकी नज़र किए हैं। अब ज़रा खबरों की शुरुआत करेंगे मशरिक़ वस्ता और अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से, और शुरुआत करेंगे ज़ुहूर लोलाबी। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता आपको ले चलेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की कि अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न लिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन इस फैसले से उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लिया है। जैसे कि उनकी आदत है, हमेशा जब भी बयान देते हैं फिर उनसे यू टर्न लेते हैं, तो एक बार फिर अमेरिकी सदर ने जो हमले हैं वो मनसूख कर दिए। खासकर जो उन्होंने दावा किया था ईरान पर कार्रवाई करने का, हमला करने का, उससे उन्होंने मुकम्मल तौर पर इलाहिदगी इख्तियार की है। मुकम्मल तौर पर ट्रंप ने ईरान पर हमले मनसूख कर दिए हैं और ट्रंप ने दावा किया है कि मुआहिदे के हतमी नुकात के लिए ईरान राज़ी हुआ है और उस वजह से फ़िलहाल जो कार्रवाई है, जो हमले हैं, वो मनसूख करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अपना हॉर्मज़ की सूरत हाल बरकरार रखने का उन्होंने इशारा दिया है और कहा कि मुआहिदे के दस्तखत जल्द मुतवक्का है। बड़ी खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदे और मुज़ाकरात के हतमी नुकात मुख्तलिफ सतहों पर मंजूर होने के बाद ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले और बमबारी मनसूख कर दी गई है। ट्रूथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इस अमल में अमेरिका समेत इजराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र और दीगर फरीक शामिल है। उनकी बदौलत उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है और हमले मनसूख कर दिए हैं। उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि अपना हॉर्मज़ की सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मुआहिदा हतमी तौर पर तय नहीं पाया जाता। ट्रंप के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त का ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा और बहुत जल्द ईरान की तेल और गैस की सनतों पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, जिसमें जज़ीरा खर्ग ऑयल टर्मिनल भी शामिल था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है और हमले को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया है। बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा कि ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा तय पाया गया है, ये उनका बड़ा बयान सामने आया और तस्दीक की उन्होंने कि ईरान के साथ जो मुआहिदा है उस मुआहिदे को उन्होंने बेहतरीन मुआहिदा करार दिया और कहा कि मुआहिदा तय पाया गया है। ताहम दस्तावेजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है मुआहिदे के, एग्रीमेंट के, वो हतमी शक्ल के करीब है। और उन्होंने कहा कि यूरोप में ये फाइनल डील हो सकती है, यूरोप में मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं और ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहिदा तय पा चुका है और अब दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के मरहले में दाखिल हो गए हैं। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके मुताबिक ये मरहला आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो सकता है और मुमकिन तौर पर इस मुआहिदे में यूरोप में दस्तखत किए जाएंगे। यानी जो पाकिस्तान में इस वाले से मुज़ाकरात चल रहे थे और शायद तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान में ये मुआहिदा होगा, लेकिन ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जो आखिरी मुआहिदा या दस्तखत है वो यूरोप में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुआहिदे का बुनियादी मकसद है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। इससे कबल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि ईरान की आला क़यादत की मंजूरी के बाद फौजी कार्रवाई के मंसूबे मनसूख कर दिए हैं और उनका कहना था कि सब बहुत खुश है और मशरिक़ वस्ता में मस्बत रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। और अब उन्होंने कहा कि ईरान राज़ी हो गया है मुआहिदे के लिए और दस्तावेजात हतमी शक्ल के करीब है और यूरोप में आने वाले दिनों में मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to
I think even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done, and that should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi. I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And we're going to be talking to Turkey. President Erdogan was great. And it's really a wonderful thing. With a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the, I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it. तो डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज, इनका मानना है कि जो डील है वो अपने आखिरी मरहले में और बहुत जल्द उस पर साइन भी होगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की करते हैं, जिनका मानना है कि डील से कबल ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और बातचीत भी हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और जो ईरान के साथ MOU और मुज़ाकरात के मुतल्लिक बातचीत हुई है, टेलीफोन राब्ते पर बातचीत हुई है। और बयान में ये भी कहा गया है कि अगर इजराइल इस MOU का फरीक नहीं है, ताहम नेतन्याहू ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि किसी भी हतमी मुआहदे में इजराइल के जो अहम तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको शामिल किया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि मुस्तक़बिल के किसी भी मुआहदे में ईरान के अफज़ुर्दा जौहरी मवाद का खात्मा, यूरेनियम अफज़ुर्दगी के बुनियादी ढांचे की तंसीक, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी और ख़ुत्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों की पश्त पुनाही ख़त्म करने जैसे नुकात शामिल हैं जो इस डील का हिस्सा होंगे। और ये राबता ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जारी सफारती कोशिशों के दरमियान सामने आया, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान अब ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसका जो खुलासा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है डील के हवाले से। और इस सिलसिले में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जो डील या MOU जो साइन दोनों ममालिक के दरमियान होने जा रहा है, उस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और बातचीत हुई है कि आखिर क्या क्या चीज़ें उस MOU में है। और इजराइल अगरचे इसका शरीक फरीक नहीं है, ताहम उनके जो अहम तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मद्देनज़र रखा जा रहा है। इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा गया है, बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनसे बातचीत की है। एक तरफ से जहां अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहा है कि हतमी फैसला हुआ है, ईरान राज़ी हो गया है, लेकिन बड़ी खबर, ईरान ने इन तमाम फैसलों की तरदीद की है और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। हतमी फैसले की मुकम्मल तौर पर ईरान ने तरदीद की है और कहा कि अगरचे मुज़ाकरात जारी है लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया है उसकी उन्होंने तरदीद की है और कहा कि ये बड़ा बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। ईरान ने मुआहिदे पर हतमी फैसले की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। ईरान ने वाज़ा किया कि अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहिदे के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है
और मुज़ाकरात में अपनी सुर्ख खतूत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने साफ तौर पर वाज़ा कर दिया है कि मुल्क की सलामती के हवाले से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाही ने मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त और मकाम से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली इतलात महज कयास आराइयाँ और अभी तक कोई हतमी बात नहीं हुई है। इस्माइल बकाही का कहना था कि मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा अगरचे मुकम्मल किया जा चुका है, ताहम अमेरिका ने बातचीत के दौरान कई मरतबा अपने मौक़िफ़ तब्दील किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी कोई आखिरी नतीजा अखज़ नहीं किया गया और ये एक नहायत अहम मसला है जिसका जायज़ा मुतल्लिका फैसला साज इदारे ले रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान अपने बुनियादी मौक़िफ़ और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा और जो ट्रंप या अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान हतमी माहिदे के लिए राज़ी हो गया, इसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की है और कहा कि अगरचे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है लेकिन ईरान ने अभी हतमी फैसले या हतमी माहिदे के लिए अभी ईरान राज़ी नहीं है, क्योंकि जो उनके शराइत है उन पर अभी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अभी हतमी फैसला या जो दस्तखत या जो मकाम के हवाले से अमेरिका दावा कर रहा है उसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। ईरान की बात हो रही है तो ईरान के हवाले से एक और बड़ी खबर। अब ईरान की अफवाज की जानिब से अमेरिका को एक बार फिर इंतबा दिया गया है, खबरदार किया गया है कि अगर दोबारा से ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे तो इसका जवाब भरपूर दिया जाएगा। ईरान के जो जॉइंट मिलिट्री कमांड है उन्होंने अमेरिका को सख्त खबरदार किया है और कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ मजीद हमले किए गए तो पहले से कहीं ज्यादा सख्त और फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौजी क़यादत के मुताबिक अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात और मुआहदे की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ जारहाना इक़दाम जारी रखे हुए हैं जो एक खुला तजाद भी हैं, ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा और मुस्तकबिल करीब में ईरान की तेल गैस मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का अज़्म जाहिर करता है। और इन बयानात के रद्द-ए-अमल में ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा कि खत्ते में तवानाई के बरामदात के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ वाज़िह है, या तो तेल और गैस की बरामदात सबके लिए हो या फिर किसी के लिए नहीं होंगी। ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी नई फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। एक तरफ से जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकी दी जा रही ईरान को और साथ ही साथ दूसरी तरफ से जहां पर मुआहदे की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है और साथ ही साथ MOU की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से भी अमेरिका को खबरदार किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा से ईरान पर या जो ईरान के किसी भी शहर पर हमला किया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। बात ईरान के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका को उन्होंने खबरदार किया कि गलत हिकमत अमलियों और जज्बाती फैसलों से खित्ते की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। ये बड़ा बयान ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का, जिसमें उन्होंने कहा कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है अगर जज्बाती फैसले लिए गए। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि गलत हिकमत अमलियों और जज्बाती फैसलों से खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। समाजी राब्ते के वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कालीबाफ ने कहा कि ऐसे इक़दाम तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिसके नतीजे में एक ऐसी लामंतहाई दलदल जन्म ले सकती है जिसमें फ़रीक़ैन बरसों तक फंसे रहेंगे। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने मज़ीद कहा कि अगर कशीदगी में इजाफा किया गया तो दुनिया एक मुख्तलिफ ईरान को देखेगा। उनका ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगातार धमकियों के रद्द-ए-अमल में सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि अगर जज्बाती फैसले लिए गए तो इसका
नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है और एक मुख्तलिफ ईरान जन्म ले सकता है जिसके खदशात पूरी दुनिया पर मरतब होंगे। बात जब ईरान अमेरिका के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और बड़ा इंकिशाफ किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये इंकिशाफ हुआ है तेल को लेकर। खलीज में खुफिया तेल की मुंतकली का उन्होंने दावा किया है और 22 जहाज रात के अंधेरे में उन्होंने खुफिया तरीके से तेल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, जिसको लेकर के इस बयान के बाद इस वक्त आलमी सतह पर इस मामले पर बहस हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए दावे ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका खुफिया तौर पर खलीज में लाखों बैरल तेल मुंतकिल कर रहा था और ईरान को इसका इल्म भी नहीं था। ये बड़ा दावा कि लाखों बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल खुफिया तरीके से कर रहा था और ईरान को इसका इल्म भी नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि रात के वक्त 22 बहरी जहाज बगैर रोशनी के सफ़र करते रहे, जिसका ताल्लुक तेल की तरसील और आलमी तेल की कीमतों से था। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर फौरी तौर पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया गया। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने इस हवाले से कहा कि उन्हें ऐसे किसी कार्रवाई का इल्म नहीं जिसमें लाखों बैरल तेल की खुफिया मुंतकिली शामिल हो। अगरचे उन्होंने तस्लीम किया कि अमेरिका ने खित्ते में बाज़ तेल बरदार सरगर्मी और नकल हरकत में मुआवनत फराम की, लेकिन उन्होंने ट्रंप के दावे की बराह रास्त तस्दीक नहीं की। ट्रंप के बयान के बाद मुबस्सरीन और तजज़ियाकार इस दावे की हकीकत और तफसीलात पर सवालात उठा रहे हैं कि ये बड़ा दावा कि खुफिया तरीके से लाखों बैरल तेल ईरान से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था और ईरान को इसका इल्म भी नहीं था। When the war is over, Yes. it's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. And again, we're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it, but it was very hard. But millions of barrels of oil has come out, and that's why it's at $85, $90 a barrel. चलिए नाज़रीन, बात मशरिक़ वुस्ता की, बात अमेरिका ईरान की, तो अमेरिका की जानिब से एक और बड़ा बयान सामने आया जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नुकसान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान होगा तो उसका हर्जाना ईरान को देना पड़ेगा। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, अमेरिकी जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेंसेट की जानिब से कहा गया है कि अमेरिकी इत्तेहादियों को ईरान की जानिब से जो पहुँचने वाला नुकसान है उसकी तलाफी ईरानी अकाउंट से हासिल किए गए फंड से की जाएगी। ईरानी अकाउंट से नुकसानात की तलाफी का ऐलान किया गया है और हरमुज़ अथॉरिटी के टूल्स पर माली कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। साथ ही साथ ईरान को मज़ीद मुआशी नताइज का इंतबाह भी जारी किया गया है अमरीकी जो वज़ीर ख़जाना है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों अफराद महंगाई, बिजली के बढ़ते निर्खों और बुनियादी सियासी और माशी हुकूक की अदम फराहमी के खिलाफ आपको बताते चले कि एक बयान में खलीज फारस में अबनाए हरमुज़ अथॉरिटी की जानिब से वसूल किए जाने वाले किसी भी टोल या माली रकूम को भी ईरानी फंड से पूरा किया जाएगा। जो अमेरिका के वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। और साथ ही साथ स्कॉट बेंसेट की जानिब से ये भी कहा गया है कि ईरान की हर कार्रवाई के नतीजे में उससे मज़ीद सख्त मुआशी और माली नताइज का सामना करना पड़ेगा और खबरदार किया कि किसी भी नए हमले की सूरत में माली दबाव में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब दावा किया गया कि ईरान की जानिब से उर्दन, बहरीन, कुवैत में अमरीकी मफादात पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है जो जनूबी ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों के रद्द अमल में किया गया है।
the economic side in terms of what we've done. And a big mistake that the Iranians made was attacking their GCC neighbors, their neighbors in the Gulf, because we had many very good allies who maybe weren't completely transparent with us on the money, Iranian money that was in their banking systems, all of a sudden became very compliant in terms of being willing to turn over accounts or help us freeze, block accounts. And then the third part was the incredible blockade. I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking. पहले बात ईरान अमेरिका के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं, बात हमसाया मुल्क पाकिस्तान की करेंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बड़े पैमाने पर जो मुजाहरे हैं उनमें शिद्दत देखी जा रही है और लगातार लोग सड़कों पर है। पीओके में एहतजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई है। खासकर महंगाई और बिजली नरखों के खिलाफ अवाम में गम व गुस्सा बरकरार है और क्रैकडाउन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी देखे गए। और ताज़ा तरीन इतलात है कि रावलकोट में मुजाहरीन पर फायरिंग भी हुई है, जिसमें 16 अफराद के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पीओके के इलाके रावलाकोट में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग से कम 16 मुजाहरीन हलाक और 37 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों अफराद महंगाई, बिजली के बढ़ते नरखों और बुनियादी सियासी माशी हकूक़ के अदम फराहमी के खिलाफ ईदगाह ग्राउंड रावलाकोट में जमा थे, जहाँ मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहरीन पर फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद कई दीगर इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, जिनमें ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने भी शिरकत की। इतलात के मुताबिक 5 जून से जो यहाँ पर तनाज़ा शुरू हुआ, एहतजाज शुरू हुआ और 5 जून से जारी एहतजाजी तहरीक के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 53 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। यानी अब तक 53 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। ताहम इन एदाद व शुमार की आज़ाद ज़राए से अगरचे तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 50 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं और अभी भी ये एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरे पीओके में देखे जा रहे हैं। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब कुछ मुल्की और जम्मू कश्मीर की खबरों की भी करेंगे। और मुल्की खबरों के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जो कल उन्होंने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अगरचे उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसी रियासतों का जिक्र किया है जहां पर अभी भी अफस्पा हैं और कहा है कि आने वाले वक्त के दौरान इस अफस्पा को हटाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी इशारा दिया है कि क्या 2 रियासतों के अंदर या खुतों के अंदर फ़िलहाल इस अफस्पा को नहीं हटाया जाएगा। अगरचे उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि आइंदा साल तक शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम रियासतों से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा वापस लिया जाएगा, जबकि सिर्फ 1 या 2 रियासतें इससे मुस्तस्ना रह सकती हैं। ये कल बयान उस वक्त दिया गया है जब आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहदी इलाकों में तेल और मैदनी वसाइल की तलाश के लिए एक सैफरीकी मफाहमत याददाश्त MOU पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा। और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि अफस्पा के दायरेकार में मुसलसल कमी खत्ते में अमन इस्तेहकाम की वाज़िया अलामत है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से हालात या अमन कायम हुआ इन इलाकों के अंदर, इन खत्तों के अंदर, उसकी वजह से ही आने वाले वक्त के दौरान अफस्पा को इन इलाकों से, इन रियासतों से हटाया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा इस तारीखी मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की याफ्ता शुमाल मशरिक के ख्वाब को नई तक़वियत मिलेगी और आसाम, नागालैंड सरहदी मुतनाज़ इलाकों में तेल, गैस और मैदनी ज़खायर की तलाश की राह हमवार होगी। सपा की परिधि छोटी होना वो अपने आप में शांति का परिचय है
और मुझे पूरा विश्वास है एक आध राज्य छोड़कर, 2 राज्य छोड़कर हम अगले साल पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपसभा को समाप्त कर देंगे और आज भी 80% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र दाखिला अमित शाह, जिनका मानना है कि अगले साल नॉर्थ ईस्ट के अंदर अफसपा को हटाया जाएगा। यहां पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के बाद फौरन हाजिर होंगी तो बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे। और साथ ही साथ आज दिल्ली के अंदर एक आला सतही इजलास होगा जिसमें जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ सालाना अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बातचीत होगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम बड़ी खबरें हैं जिनके लिए तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहम है। आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम इजलास होने जा रहा है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की आमद है, उस वाले से जहां तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी है, वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह आज के इजलास में
जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल से लेकर जो अमरनाथ यात्रा है उनकी तैयारी और उनकी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। और ये इजलास आपको याद होगा कि 8 जून को होना था, लेकिन बाद में ये मुलतवी हुआ और अब आज यानी 12 जून को ये इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू से लेकर DGP नलिन प्रभात और फौज, पुलिस, CRPF के जो और इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इतलात के मुताबिक इजलास में यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम से लेकर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, फोर्स की तैनाती, निगरानी के इंतजाम और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो मंसूबा है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला को जम्मू कश्मीर की मौजूदा और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इंतजाम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। पहले ही 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और फिर 28 अगस्त को ये यात्रा इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें हज़ारों अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम और बालतल रास्तों से सफ़र करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हालिया आला सतही इजलास में हिदायत दी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, सफाई, मौसलात और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम बरवक़्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि यात्रा के महफूज, हमवार और रूहानी तौर पर इस यात्रा को कामयाब बनाया जाए। इस हवाले से पहले ही हिदायत दी गई है और आज अब सबकी नज़रें दारुल दिल्ली पर रहेंगी, जहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर ये अहम इजलास होने जा रहा है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इमरान नाइकू मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, आज का जो इजलास होने जा रहा है, पहले 8 जून ये इजलास था, उसके बाद मुलतवी हुआ और अब आज होने जा रहा है, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास है और कितना अहम, खासकर यात्रा से लेकर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इजलास कितना अहम है? देखिए, जहां तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, चूंकि होम मिनिस्टर साहब की सदारत में ये मीटिंग दिल्ली के अंदर तकरीबन 11 बजे सुबह मुनक्किद हो रही है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस सरबरा नलिन प्रभात और CRPF के DG के साथ साथ जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो टॉप ब्रॉज है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड के जो ऑफिशियल्स है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को लेके जो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है उसको लेके तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में भी एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ था और जिसमें यात्रा को लेके तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया था और दोनों जो एक्सेस है, चाहे वो बालतल हो या फिर हमारा दूसरा नुनवान हो, तो दोनों एक्सेस पर जो है पहलगाम एक्सेस, तो दोनों एक्सेस तक को फिलहाल नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है और तैयारियां मुकम्मल की गई। और इन्हीं तैयारियों को लेके आज अब होम मिनिस्टर साहब भी दिल्ली के अंदर मीटिंग ले रहे हैं और जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं अजय डोल वो भी शिरकत कर रहे हैं। तो ओवरऑल मीटिंग का बुनियादी मकसद यही है कि अमरनाथ यात्रा जो है इसका स्मूथ कंडक्ट हो, इसका एक पुरअमन इनकाद हो, किसी किस्म की कोई इसमें जो है दुश्वारी या प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई लाइन ऑर्डर या खुदा ना खासा कोई ऐसी सूरत हाल ना बने, इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहरिक किया जा रहा है या मुतहरिक किया जाएगा। जरा एक और चीज साथ साथ जो अभी तक तैयारियां की गई है उन तैयारियों को लेके ब्रीफ भी होम मिनिस्टर साहब को किया जाएगा। दूसरा, जहां तक आपका कहना है कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी, जाहिर सी बात है जब होम मिनिस्टर साहब किसी स्टेट या यूटी के बारे में दिल्ली के अंदर एक स्पेसिफिक इलाके के मुतालिक मीटिंग ले तो उस मीटिंग की एक अलग ही इंपॉर्टेंस और अहमियत समझी जाती है और खासकर जम्मू कश्मीर और एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है और इसकी टोपोग्राफी, इसको जियोग्राफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं होम मिनिस्टर साहब जब इस तरह की जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग लेते हैं तो इसकी और अहमियत बढ़ जाती है और इसलिए आज की मीटिंग पर सारी नजरें होंगी। और सिर्फ इस मीटिंग को हम श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेके ही नहीं समझेंगे कि शायद इस मीटिंग में यात्रा को लेके तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नो डाउट कि मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो यात्रा ही है, लेकिन यात्रा के साथ साथ अभी इस वक्त जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सूरत हाल है उस सिलसिले में बॉर्डर की सिचुएशन और जो इस वक्त अंदरूनी मामलात है सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर के अंदर,
खासकर जो कश्मीर वैली की जब हम बात करते हैं, इन सारी सूरत हाल के बीच में होम मिनिस्टर साहब इसका जायजा लेंगे और इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो पुलिस सरबराह है, आर्मी के जो यहाँ के जो हेड है और साथ साथ जो सीआरपी या बीएसएफ और आईटीबीपी या दीगर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप ब्रॉज है, वो अपनी अपनी तरीके से बॉर्डर्स की सिचुएशन को लेके होम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करेंगे और यहाँ जो सिटीज में या टाउन्स के अंदर जो सूरत हाल है, सारी चीजों को लेके जो है होम मिनिस्टर साहब को आज की इस मीटिंग में ब्रीफ किया जाएगा और इसलिए आज की मीटिंग जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बड़ी ही अहमियत की हामिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायक को पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आज दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद होगी है, जिसमें सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ ही पुलिस सरबरा नलीन प्रभात और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो आला अफसरान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। बढ़ती आगे बात जहां सिक्योरिटी मामलात को लेकर हो रही है, तो अब जरा बात कठुआ की करते हैं, क्योंकि कठुआ के अंदर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर बता रहा था और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। कठुआ में जाली आईबी एहलकार के बेस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त अंकुश, जो कि कठुआ का रहने वाला है, उसके तौर पर इसकी शिनाख्त हुई है। पुलिस ने मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को एक मोटरसाइकिल पर रोका और उसकी तलाशी ली और उसके पास मौजूद शिनाख्ती कार्ड जाली पाया गया है। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुलजिम खुद को आम लोगों के सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एहलकार जाहिर करके असर रसूख हासिल करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आ रहे हैं जिला कठुआ से, जहां पे गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार का रूप उसने धारा था और हुकाम के मुताबिक इसकी शिनाख्त भी हुई है और मुलजिम की शिनाख्त अंकुश के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये कठुआ का ही रहने वाला है और पुलिस ने मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को एक मोटरसाइकिल पर रोका और उसकी तलाशी शुरू कर दी है। शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास है? और बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस का ये आदमी था। जी बिल्कुल, देखिए ये कठुआ जिला का रहने वाला है और 25 साल इसकी उम्र है और इससे जो है वो आईडी को बरामद किया गया है। इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की आइडेंटिटी कार्ड है जिसे बरामद किया गया है और ये अपने साथ घूमता था तो कई लोगों को ये गुमराह भी कर रहा था। देखिए जब ये जा रहा था तो रास्ते में जो है नाका लगाया गया था और उस दौरान जो है वो नाके में जब इससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के दौरान इससे ये आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पाया गया और जब इससे ये पूछा गया कि ये आइडेंटिटी कार्ड या फिर ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्ड है ये कहाँ से आया, तो उसने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डाउटफुल जो है वो स्टेटमेंट दी, जिसके चलते उस पर जो है वो शक किया और उससे जो है वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। देखिए कठुआ जिला के वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है और इसने 12th पास किया है और बताया जा रहा है कि अपने पिता के साथ जो है वो टी स्टॉल पे अपने पिता की मदद करता था और फिलहाल उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार उसके पास ये आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से आया और वो उसने इस आइडेंटिटी कार्ड के जरिए जो है वो क्या कुछ नहीं किया है, उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। और इसी के साथ जो है वो JIC नगरी पे से भेज दिया गया है जहां पर इसकी इंक्वायरी की जा रही है और आगे की जो वेरिफिकेशन है वो भी इस समय जो है वो की जा रही है। देखिए एक बहुत बड़ा जो है वो आम जनता की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इस प्रकार से फेक ये आईडी कार्ड बनाना
और लोगों को गुमराह करना, तो ये एक आम जनता की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। देखिए फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और इसे जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन जो है, वेरिफिकेशन जो है वो इस समय की जा रही है और इससे पूछा जा रहा है कि इस आइडेंटिटी कार्ड को वो कहाँ से लाया, क्या किस प्रकार से बनवाया गया था और इसका इस्तेमाल जो है वो उसने कहाँ कहाँ किया है। तो इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ये बड़ा इंकशाफ हुआ है और फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इस हवाले से जो तहकीकात है वो जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात अदालतों की करते हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम अदालत के हवाले पहलगाम अदालत ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और दूसरे शख्स की शनाख्त पर मुकदमा लड़ने का इंकशाफ हुआ है। ये बड़ी खबर कि दूसरे शख्स की शनाख्त पर मुकदमा लड़ने का इंकशाफ हुआ है और पहलगाम अदालत ने मुलजिम के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई का हुक्म दिया है, क्योंकि इंकशाफ हुआ है कि एक शख्स दूसरे शख्स की शनाख्त पर एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स की शनाख्त पर मुकदमा लड़ रहा था और इसके हवाले से पहलगाम अदालत ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का मामला बेनकाब हुआ है और पुलिस की मुबैना गफलत पर तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है। ये बड़ी खबर कि पहलगाम की एक अदालत ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो एक दूसरे शहरी की शनाख्त इस्तेमाल करते हुए अदालती मुकदमे का सामना कर रहा था। एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्याम कुमार ने यह हुक्म जावेद अहमद मलिक नामी शहरी की शिकायत पर जारी किया, जिन्हें पासपोर्ट की दोबारा इजराई के दौरान मालूम हुआ कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में उन्हें एक जेर समाअत फौजदारी मुकदमे का मुलजिम जाहिर किया गया है। शिकायत के मुताबिक जो शहरी है उन्होंने जावेद अहमद मलिक ने अदालती रिकॉर्ड का जायजा लेने पर पाया कि एक सड़क हादसे के मुकदमे की चार्जशीट उनके नाम पर दायर की गई थी, जबकि समातों में कोई और शख्स उनकी शनाख्त इस्तेमाल करके पेश हो रहा था। जावेद मलिक उस शख्स की शनाख्त जाहिद अकबर मीर के तौर पर की, जो माजी में उनके साथ NH-44 मनसूबे में बतौर साइट इंजीनियर काम कर रहा था और अदालत ने मुलजिम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने के साथ साथ पुलिस एहलकारों की मुबैना गफलत और जिम्मेदारियों के तयन के लिए महकमाना तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। बढ़ते आगे बात जरा बस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पर इंतजामिया की जानिब से इस पर फिलहाल जो ट्रैफिक है नाइट ट्रैफिक यानी कि रात के दौरान आप श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी मरम्मत के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से ज़िला मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहाँ पर कौमी शाहरा के औकात में आर्जी तौर पर ट्रैफिक की बंदिश का ऐलान किया गया है, ताकि सड़क की मरम्मत और जो रिसरफेसिंग का काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। यानी कि आज 12, 14 और 16 जून की दरमियानी रातों में नाशरी से न्यू टनल तक ट्रैफिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं। नदीम, ज़रा मज़ीद अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं आज से जो पाबंदियाँ आयद कर रखी गई हैं? जारी किया गया जिसमें बताया गया कि श्रीनगर जो नेशनल पर या कुछ नई चीजें इंस्टॉल करनी है, उसको लेकर हाईवे पर जो है 3 रातें मुकर्रर की गई, जिसमें हाईवे पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों की आमद बंद रहेगी। अभी कौन कौन सी रातें पहले आप ये बता दें। इसमें 12 और 13 तारीख की यानी रवा माह की 12 यानी आज की रात में अगर हम देखें तो आज की रात में भी सुबह 5 बजे तक यानी रात 10 बजे से 5 बजे तक गाड़ियों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से हम देखें 14 और 15 की दरमियानी शब में भी इस तरह की जो मरम्मत का काम चलेगा और उसके बाद 16 और 17 की शब में भी इस तरह का काम चलेगा। और ऐसे में 10 बजे से
सुबह 5 बजे तक नवयुग और सनैनी नेशनल टनल है, इसके बीच किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हाईवे पर आप सभी जानते हैं कि पहले से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वाइटिंग का काम चल रहा है, और इसके चलते कई जगह ऐसी है जहाँ पर ट्रैफिक बंद करना पड़ता है। अगर ट्रैफिक चलता रहे तो हम कहें कहीं खलल रहता है, काम उस तरह से हो नहीं पाता जिस तरह से होना चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर काम को बेहतर तरीके से करें तो ट्रैफिक जैम होता है। इसलिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 3 रातें हैं, जिसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17 की रात से ये ट्रैफिक बंद रहेगा, जहां मेंटेनेंस का काम चलेगा, जहां कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है उसका काम चलेगा। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि 5 बजे के बाद, यानी अगर हम देखें इस पूरे ऑर्डर को, तो इसमें 5 बजे से बाद जखैनी से कश्मीर की तरफ किसी भी गाड़ी को बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से काजीगुंड के आसपास की अगर हम बात करते हो, काजीगुंड के आसपास क्योंकि काजीगुंड टनल ही बंद हुई है, तो वहां से भी आगे किसी गाड़ी को बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। तो हम कहें कि जिन लोगों को रात के वक्त में ट्रैवल करना है, उनके लिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि रात में गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। 3 रातें हैं और इन 3 रातों में मेंटेनेंस का काम चलेगा। हालांकि इसके लिए अगर किसी को परेशानी होती है या कोई इसमें मजीद तफसीलात चाहे तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं, 9419993745, ये कंट्रोल रूम यूनिट रामबन का जो नंबर है, उसके साथ साथ 9906023617, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो एसएसपी रामबन की जानिब से जारी किए गए हैं। जो एनएसडब्ल्यू के ट्रैफिक पुलिस एसएसपी है, उन्होंने ये नंबर जारी किए गए हैं। नंबरात से रब्ता कर सकते हैं। तो जब भी इन 3 रातों में गाड़ियों की आमदरफ्त को चलने की इजाजत नहीं होगी, अगर किसी को कोई परेशानी होती है या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो राब्ता नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के हवाले से रात के दौरान, यानी कि आज रात 12 बजे, 12 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आप श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, अगर आपको सफ़र करना होगा इन 3 दिनों के दौरान, तो पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकते हैं, उसके बाद ही अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि ज़रूरी मरम्मत जो सड़क पर है, उस सिलसिले में इन 3 दिनों के दौरान, यानी कि रात के दौरान ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं। बढ़ते आगे बात ज़रा अब शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा की करते हैं, जहाँ पर लोगों की जानिब से कुछ शिकायत भी की गई हैं कि वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है, एम्बुलेंस अगरचे वहाँ पर है, लेकिन उसे वीआईपी के लिए इस्तेमाल किया वीआईपी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अस्टेंगो इलाका है बांडीपुरा का, जहाँ पर NTPS यानी कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर एम्बुलेंस को मुबैना तौर पर वीआईपी और सरकारी ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर मकामी लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से एम्बुलेंस मरीजों के लिए दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस 30,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल 1 दर्जन से ज़्यादा देहात के लोगों को तिबी इमरजेंसी की सूरत में निजी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक बुजुर्ग, मरीज, हामिला ख़वातीन या शदीद बीमार अफराद खुसूसन रात के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर अमले की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी के हवाले से भी मसाइल हैं। ताहम अगर हम जो NTPSC अस्ट्रेंगों के इंचार्ज हैं, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है कि एम्बुलेंस इस वक्त BMO बांडीपुरा के दफ्तर में मौजूद है, जबकि BMO की जानिब से कहा जा रहा है कि गाड़ी ब्लॉक सतह के सरकारी कामों, एमरजेंसी ड्यूटियों और वीआईपी नक्ल हरकत के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और मकामी लोगों ने इस फैसले पर भी सवाल उठाते हुए एम्बुलेंस को फौरी तौर पर सेहत मरकज़ के हवाले करने और मामले की तहकीकात कराने और आवाम को 24 घंटे हंगामी तिबी सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। और ये मामला उस वक्त मज़ीद सवालात को जन्म दे रहा है जब PSC अस्टेंगो में एम्बुलेंस सर्विस से मुतल्लिक BMO बांडीपुरा की जानिब से जो जारी वजाहत की गई है, उन्होंने अपने बयान जो रिकॉर्ड शुदा बयान है उससे मुतज़ाद नजर आती है। ताहम इस खबर पर मज़ीद बात करने के लिए हम सीधा अपनी नुमाइंदी ज़हूर अहमद के पास चलेंगे। ज़हूर, ज़रा अपडेट कीजिएगा, ये अस्टेंगो बांडीपुरा के अंदर जो NTPSC का मामला है, क्या कुछ ये मामला है? बिल्कुल कवर अगर बात करेंगे जो अस्टेंगो में हेल्थ सेंटर का इशू है, जो एम्बुलेंस में
वहाँ पे जो तैनात एम्बुलेंस है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के अहते में अभी मौजूद हैं। और एक एम्बुलेंस जो है बताया गया कि वो खराब हो चुकी थी और अभी भी वो अंडर जो वर्कशॉप में है, अभी भी वो ठीक नहीं हुए और लोग परेशान है। हाई एरिया है, फॉल फ्लंग एरिया है, अगर कहीं भी कोई मुश्किल है वो 4 से 5 ही जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10 से 4 तक ही जो वहाँ पे भी सहूलत होती है। अगर रात को कोई परेशानी होती है तो वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं कि सारी आपके पास अपना लिफ्ट गाड़ी नहीं है, कोई इमरजेंसी परेशानी होती है या कोई आफत आती है तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी वो नहीं है। लोग बहुत सारे जो है परेशान है। 30,000 के करीब आबादी वहाँ पे इलाका है, एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात है, लेकिन अभी तक जो है वो बीएमओ ऑफिस में है, वो ऑफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वो वीआईपी कोई ड्यूटी होती है तो उस पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको कोई भी काम होता है ब्लॉक ऑफिस में तो उसको बरोजगार लाते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे उसकी अपनी जो लगानी थी, जहाँ पे काम पे लगानी थी तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोग परेशान है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसको वापस किया जाए। हालांकि खबर एजेंसी के मुताबिक बीएमओ बांडीपोरा ताहिरा ने कहा है कि बिल्कुल ऐसी वीआईपी के लिए है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो उल्टा बयानबाजी हमने जिसमें देखे कि उसका कहना है कि अब उसमें जो है हम इसको देख रहे हैं और उसके साथ साथ बिल्कुल उसने भी कहा कि वो यहाँ पे लाई गई है वो वीआईपी के लिए होती है और कोई इमरजेंसी काम हमारा यहाँ पे होता है तो उसमें किया जाता है। लेकिन लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हमारे लिए तैनात यहाँ पे एम्बुलेंस की गई तो हमें सौंप दी जाए और हमारे इलाके के लिए जो बेनिफिट दिया गया था कि हमारे लोगों को अगर कोई मुश्किल कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अभी तक जो है इसको बीएमओ ऑफिस बांडीपोरा में रखा गया है। तो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर अहमद बांडीपोरा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। नाजरीन, अब अगरचे पीएससी अस्टिंगो के साथ जो मुंसलिक एम्बुलेंस है गैर रजिस्टर्ड जो कि बीएमओ की जानिब से कहा जा रहा है, अब लोगों ने उस पर भी उसके बयान पर भी सवाल उठाए हैं। अगरचे एम्बुलेंस गैर रजिस्टर्ड और सड़क पर चलने के काबिल नहीं थी तो आवाम ये जानने का हक रखते कि ये मसला इतने तवील अरसे तक क्यों हल नहीं हो सका। मकामी लोगों का कहना है कि हंगामी हालात में मरीजों को एम्बुलेंस की दस्तियाबी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिससे सेहत आमा की सहूलियात पर सवालिया निशान भी लगता है। और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात उन मामलात की भी करते हैं जो इस वक्त सरफहरिस्त है। बात रेबीज़ की करते हैं और आपको बता दें कि इस हवाले से रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर होने के बाद बीमारी जो है वो तकरीबन 100% जानलेवा हो सकती है, ये माहिरीन ने दावा किया है। साथ ही साथ कहा गया कि बरवक़्त वैक्सीनेशन और ज़ख्म को फ़ौरन धोना ज़िंदगी बचा सकता है और कुत्ते के काटने के वाक़ात पर जल्द इलाज की हिदायत दी गई है और रेबीज़ हेल्पलाइन नंबर भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है कि अगर कहीं भी इस तरीके का वाक़ा पेश आता है तो जल्द ही राब्ता किया जा सकता है, जिसके बुनियाद पर फिर जो मदद है वो भी जल्द ही पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर में कुत्ते के काटने के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र SMHS अस्पताल श्रीनगर के एंटी रेबीज़ क्लिनिक ने अवामी बेदारी मुहिम शुरू करते हुए खबरदार किया है और लोगों को इस हवाले से खबरदार किया गया है कि रेबीज़ एक ऐसी मुहलिक बीमारी है जो अलामत ज़ाहिर होने के बाद तकरीबन 100% जानलेवा साबित हो सकती है। तमाम बरवक़्त एहतियाती इक़दाम और वैक्सीनेशन के ज़रिए इसे मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक भारत में हर साल लाखों अफराद जानवरों के काटने का शिकार होते हैं और रेबीज़ से होने वाले ज़्यादातर अमवात कुत्तों के काटने से मुंसलिक है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि किसी भी जानवर के काटने या खराश की सूरत में ज़ख्म को फौरी तौर पर कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोया जाए, जरासीम का दवा लगाई जाए और बगैर ताख़ीर तिब्बी मरकज़ से रुजू किया जाए ताकि एंटी रेबीज़ वैक्सीन और ज़रूरत पड़ने पर रेबीज़
इम्यूनोग्लोबिन फ्राहम किया जाए ताकि मज़ीद जो मुश्किलात है उससे बचा जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि माहिरीन से रब्ता किया जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जाए। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा श्रीनगर चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इरफान, क्या कुछ इसमें मज़ीद कहा गया है? खासकर हम देख रहे हैं कि रेबीज़ के वाक़ात में इजाफा हो रहा है, कुत्ते के काटने के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। मज़ीद क्या कुछ हिदायत आम लोगों के लिए हैं ताकि इन चीज़ों से या रेबीज़ से बचा जा सके? मैं बात करूंगा, ये 100% फैटल वन सिम्टम है जिसे आप कंप्लीटली 100% प्रिवेंटेबल भी बना सकते हैं। यानी जहां तक अगर मैं एंटी रेबीज क्लिनिक SMHS हॉस्पिटल को लेकर बात करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन को लेकर, जिसपे उन्होंने कहा था कि वुमेन वॉशिंग जो है वो एक जिंदगी बचा सकती है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 15400 भी जारी किया गया था। मगर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफिशियल्स, अगर इंडिया रिकॉर्ड्स को लेकर मैं बात करूं, 17 मिलियन एनिमल बाइट्स केसेस एनुअली जो है वो दिखाई देती है, जिसके साथ साथ 96% ह्यूमन रेबीज है जिन्होंने इंसानों की जान भी ले ली है। डिजीज के साथ साथ अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज में भी कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर जरूरी लाजमन सोचना है। जम्मू कश्मीर को लेकर अगर मैं बात करूं तो एनिमल बाइट केसेस कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे, चाहे वो रूरल एरियाज हो, अर्बन रीजन हो, या चाहे खासतौर पर अगर हम कहें डोमेस्टिक डॉग, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। मगर हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एनिमल बाइट या कोई भी कैट का जो स्क्रैच है ये जानलेवा हो सकता है अगर इसको इग्नोर किया जाए। अगर इसे राइट टाइम पर वैक्सीनेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तो कह सकते हैं कि 100% ये जी हाँ सेफ भी है। मगर रेबीज और मेडिकल इमरजेंसीज के मामला खासतौर पर कश्मीर में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं बार बार पब्लिक को कि वो इमीडिएटली जितना भी अगर उनको लगता है कि कभी बाइट हो या स्क्रैच हो उसको मुकम्मल तौर पर सोप से वॉश करे या विद इन 15 मिनट अगर हम कह सकते हैं कि पानी से उसको धोए। उसके साथ साथ जितने भी प्रोवाइड आयोडीन गाइडलाइंस है उसको भी इस्तेमाल करके विद इन नो टाइम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जबकि वो बढ़ जाए तो वो फटाफट यहाँ पहुंचे और इसका इलाज मुआवजा पहले स्टेज पर ही करे। और एक्सपर्ट्स के साथ साथ अंडरलाइन अगर मैं प्री एक्सपोजर को लेकर बात करूं तो PREP एक हाई रिस्क सेक्टर है, जहां तक जिसके हवाले से अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी पर्सनल के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ वर्कर्स है, हेल्थ प्रोफेशनल्स है, ट्रैवलर्स है, उन्होंने कहा कि ये रेबीज जो है एंडेमिक रीजन में ही खास तौर पर दिखाई देता है। तो कॉलिंग इन कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, मगर साथ साथ वैक्सीनेशन पेट्स को लेकर प्रोटेक्ट एनिमल्स को साथ साथ सेफ गार्ड फैमिली एक घर में पेट को लाना, मगर फैमिली को भी ये ख्याल रखना है कि मुकम्मल तौर पर। इरफान, ये जो हम देख रहे हैं कि रेबीज में इजाफा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या आवारा कुत्तों की तादाद ज़्यादा है या कहीं ना कहीं इंतजामिया की भी लापरवाही है कि इन पर काबू नहीं पाया जा रहा है? देखिए, दो बातें मैं क्लियर करूंगा जरूर। एक तो ये है कि जब आपने पेट लाया सबसे पहले आप प्रिपेयर हो जाए कि घर में पेट है, ठीक है। अगर उसके जितनी भी चीजें हैं उन पर आप क्या खरे उतरेंगे, खासतौर पर वैक्सीनेशन टाइम पर करना है, उसको प्रॉपर ट्रीट देनी है, प्रॉपर डाइटिंग देनी है या प्रिकॉशनरी मेजर्स देने हैं, क्योंकि ये इंसान तो नहीं है। दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं जो डॉग्स है, खासतौर पे डॉग मिनेंस जो फैला हुआ है, कुत्तों की तादाद आप देख लीजिए बहुत ज्यादा शहर में है। अब ये कुत्तों की तादाद, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप गार्बेज सड़क पर फेंकेंगे या बड़े बड़े जो बिन्स आपने रखे हैं उन एरियाज में रखे हैं जहां पर मैक्सिमम जो है कुत्ता जो है वो खाने के लिए जाता है, तो इसके साथ साथ एक तादाद भी बढ़ गई। और उसके बाद आपने वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज या बाकी मामला, कितने सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर आप वैक्सीनेशन करते हैं, इस चीज पर कितने सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हो रही है ग्राउंड पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कुत्ता जो है कुत्तों की तादाद बढ़ रही है। और वो भी एक फैक्टर है कि जब कुत्तों की तादाद बढ़ जाती है तो वो रिस्की डॉग फैक्टर बन जाता है। कभी खौफनाक कुत्ते, अचानक कुत्ते, पागल कुत्ते सड़क पर होते हैं, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स के केसेस काफी ज्यादा इंक्रीजिंग नंबर पर देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसात फराम करे थे रेबीज के हवाले से। अब जरा बढ़ती है आगे बात, अब जरा बच्चों की भी करते हैं, क्योंकि GMC श्रीनगर की जानिब से जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है। GMC श्रीनगर की जानिब से जो बच्चों की नशोनुमा और ऐसाबी जो मसाइल हैं उनकी बरवक्त तशखीस करना ज़रूरी करार दिया गया है। बच्चों में अगर आपको कोई भी कमी या किसी भी तरह का मसाइल पैदा हो या कोई भी चीज़ ऐसा देखे आप, तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे जो कम्युनिटी मेडिसिन है, उन्होंने
सुनहरे साल ज़ाया ना करे के उन्वान से एक बेदारी मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद है, और इस मुहिम के तहत माहिरीन ने वालिदैन पर जोर दिया कि अगर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहनी माजूरी, बोलचाल में ताखीर, ADHD, सीखने में दुश्वारी, सेरिब्रल पॉलिसी और दीगर नशोनुमा मसाइल की सूरत में तशखीसी और थेरेपी में ताखीर ना करें। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने बच्चों में देखें बचपन में ही, तो ज़रूरी है कि आप माहिरीन से रुजू करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और उसके साथ साथ ही डॉक्टर को इस हवाले से उनकी जांच कराना लाजमी करार दिया गया है। इस सिलसिले में डॉक्टरों की जानिब से जो माहिरीन हैं GMC श्रीनगर के जो शोबे कम्युनिटी मेडिसिन है, उन्होंने इस सिलसिले में एक मुहिम जो है वो शुरू कर रखी है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे की ज़िंदगी के इब्तिदाई जो 5 साल हैं दिमागी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम होते हैं और इस दौरान बरवक्त मुदाखलत से बच्चों की गुफ्तगू, सीखने की सलाहियत, समाजी मेल जोल, खुद मुख्तारी और तालीमी तैयारी में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। मुहिम में वालिदैन को मशवरा दिया गया कि वो सिर्फ स्कूल में दाखिले पर तवज्जो देने के बजाय ये सोचे कि उनके बच्चे को इस वक्त किस किस्म की थेरेपी और माउनत की ज़रूरत है, क्योंकि इब्तिदाई तशखीस और इलाज ही बच्चों के बेहतर और खुद मुख्तार मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकते हैं। ये माहिरीन की जानिब से इन वालिदैन पर जोर दिया गया है कि वो बच्चों में अगर कोई भी उन्हें ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा मसाइल नज़र आए, वो देखे, तो तुरंत आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और इस सिलसिले में एक मुहिम भी शुरू कर दी गई है। चलिए, बात सेहत शोबे के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात ट्रांसपोर्ट की भी करते हैं। और आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम और दिलचस्प खबर यह है कि ऑटो की सवारी को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में ऑटो रिटेल सेल्स में तकरीबन 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मई 2026 में ही गाड़ियों की फरोख्त तकरीबन 20,000 यूनिट्स तक पहुंच गई है और 2 पहिया गाड़ियों की फरोख्त में 24% नुमाया इजाफा हुआ है। मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में 60% से ज़ायद इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर में ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में मई 2026 के दौरान नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के मुताबिक मजमूई तौर पर गाड़ियों की फरोख्त 36.72% इजाफा हुआ है और फरोख्त का हजम 19,799 यूनिट्स तक पहुँच गया है। जबकि गुज़िश्ता साल की बात करें तो आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल इसी माह ये तादाद 14,481 यूनिट्स थी। एदाद शुमार के मुताबिक 2 पहिया गाड़ियों की फरोख्त 24.53% इजाफे के साथ 10,634 यूनिट्स रही। 3 पहिया यानी ऑटो गाड़ियों की फरोख्त में 47.16% इजाफा हुआ है और ये 1,401 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इसी तरीके से मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में सबसे ज़्यादा 60.65% इजाफा देखने में आया और ये 6,296 यूनिट्स रही। कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त भी 34.92% बढ़कर 1,401 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि तामीराती मशीनरी की शोबे में 70.97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 38.82% इजाफा हुआ और ये 422 यूनिट्स तक पहुंच गई। FADA के मुताबिक तमाम शोबों में ये मस्बत रुझान खित्ते में बढ़ती हुई सार्फिन की एतमाद, माशी सरगर्मियों में बेहतरी और मार्केट के मस्बत जज्बात की अक्कासी करते हैं और ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट ज़राए के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ हैं उनके ख़रीद व फ़रोख्त में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। ट्रैक्टर और तामीराती मशीनरी की फ़रोख्त में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है और सार्फिन के एतमाद में भी इजाफा हुआ है, जिससे मार्केट में एक मस्बत रुझान देखा जा रहा है। ऑटो सेक्टर से लेकर दूसरे सेक्टर में मजबूत तरक्की का रुझान बरकरार है, जिसकी वजह से
ये एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि तकरीबन 19,799 यूनिट्स तक गाड़ियों की खरीद और फरोख्त पहुँच गई है। चलिए नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, अब ज़रा बात मैगडमाइजेशन की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अगरचे जो मंसूबा है वो बनाया गया है, लेकिन फ़िलहाल वो ताख़ीर का शिकार है। आखिर वो ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जो हॉट मिक्स प्लांट मालिकान हैं उनकी जानिब से बाइकाट भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे तातुल का शिकार हैं। वादी कश्मीर के अंदर जो रवा सीज़न है, सड़कों की मैगडमाइजेशन का अमल शदीद मुतासर होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। बढ़ती कीमतों और हॉट मिक्स प्लांट मालिकान के बाइकाट से ये काम मंसूबे मुतासर हो रहे हैं। 223 करोड़ रुपए की लागत से 559 किलोमीटर सड़कों की मैगडमाइजेशन का मंसूबा मंजूर किया गया था। ताहम महकमे R&B के ज़राए जो हैं उनके मुताबिक बेशतर अजला में टेंडर्स को खातिर खा अमल दरामद नहीं मिला है, उनका रद्दअमल नहीं मिला है। और हॉट मिक्स प्लांट ऑनर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं उनका कहना है कि बढ़ती लागत के बावजूद नरखों में नजरसानी न होने के बायस सन्नत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और एसोसिएशन का मुतालबा है कि मैगडमाइजेशन के ठेके सिर्फ रजिस्टर्ड हॉट मिक्स प्लांट मालिकान को दिए जाए, ताकि मयार और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। नातिका, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद इसके वजूहात है कि हम देख रहे हैं कि मैगडमाइजेशन का काम जो है वो जम्मू कश्मीर में मुतासर हुआ है? जी देखिए, सड़कें बनाने का सामान और फ्यूल महंगा हो गया है और जो प्लांट रोड का मटेरियल सप्लाई करते हैं वो हड़ताल या फिर बाइकआउट पर है। इसलिए कश्मीर में इस साल की सड़कों की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो रुक गया है या फिर धीमा हो गया है। अब अगर बात करते हैं तो इसका असर लोगों को खराब सड़कों और प्रोजेक्ट में देरी के रूप में देखने को मिल रही है, यानी कि सीधा सीधा अगर सफर कोई कर रहा है तो वो एक आम आदमी है। और ऐसे में अगर बात करते हैं, सरकार ने लगभग 223 करोड़ का प्लान बनाया था, जिसमें 559 किलोमीटर सड़कों को ठीक या फिर ब्लैक आउट करना था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सड़क बनाने वाला था जो है वो डीजल और ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे जो है बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से काम कहीं न कहीं रुक भी गया है और हो भी नहीं रहा है। साथ ही हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन ने बाइकआउट कर रखा है। बाइकआउट की वजह से कई रोड प्रोजेक्ट्स की टेंडर्स पर ये या तो किसी ने बिड नहीं की या बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। अब अगर बात करते हैं R&C डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इस वजह से रोड प्रोजेक्ट्स वक्त पर पूरे करना मुश्किल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन की, तो उनका कहना है कि उनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और सरकार उस हिसाब से कंपनसेशन या रेट रिविजन नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने बाइकआउट जारी रखा है। यानी कि इसका सब असर जो है वो लोकल्स पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में बहुत सारे खतरात होते हैं, एक्सीडेंट के वगैरह के बहुत सारे खतरात होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो यानी कि काम जो है वो रुक गया है और तेजी से हो भी नहीं रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो तामीराती काम हैं या जो सड़कों के हवाले से मामलात है वो जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों अभी मजीद मुतासर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल तो अभी मुतासर ही है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करते हैं हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन की, वो हड़ताल पर है, बाइकआउट उन्होंने किया है। जब तक उनका मामला जो है ठीक नहीं होता है तब तक काम कहीं ना कहीं जो है मुतासर रहेगी, या तो वो रुकी हुई है या तो वो अच्छे से हो नहीं रही है, यानी कि मुतासर जो है इस वक्त भी काम हो सकता है फिलहाल। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब मौसम की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मौसम ने तब्दीली ली है, करवट बदली है, जो महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में आज से और यानी कि कल रात से ही मौसम में तब्दीली, और ये सिलसिला जो है वो 16 जून तक जारी रहेगा। और कल भी हमने देखा है कि वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी किस तरह से तेज़ हवाएं और उसके साथ ही सालाबारी भी हुई है। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर भी सालाबारी हुई है, तेज़ हवाओं के साथ साथ
बारिशें भी हुई हैं और ये सिलसिला 16 जून तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई पहले ही जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ गरज चमक, तेज़ हवाएं, सालाबारी का सिलसिला रात देर गई तक जारी रहा। ये तस्वीरें जो है कल सपहर की जम्मू ज़िले के अंदर जिस तरह से तेज़ हवाएं चली हैं कि वहाँ पर जो आम जिंदगी मुतासर हुई है, उसके साथ साथ ही दीगर कुछ इलाकों के अंदर भी, जम्मू सूबे के दीगर इलाकों के अंदर भी सालाबारी हुई है और वादी कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सालाबारी हुई है, तेज़ बारिशें हुई हैं और हवाएं भी चली हैं। जबकि डल झील के अंदर भी शिकारा वालों को इस हवाले से ये अपील की गई है कि वो बारिश सपहर यानी कि 4 बजे के बाद डल झील में एहतियात से शिकारा राइड पर फिलहाल आर्जी तौर पर उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि 4 या 5 बजे के बाद तेज़ हवाएं चलने की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने ये पेशगोई जारी कर दी है। ये 16 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये तस्वीरें हैं डोडा के सजन इलाके की, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से एक जो दरख्त है वो जलकर राख हो गया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये कल जब मौसम ने करवट बदली है तो जिला डोडा के अंदर भी आसमानी बिजली गिरने से इस पाइन ट्री में आग लगी है, जिसकी वजह से ये जलकर राख हुआ है। और इसी के साथ साथ ही आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात ने आज भी बाद सफर मौसम में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया है और लोगों को जब मौसम में तब्दीली आएगी या मौसम में तेज़ हवा या बारिशें या गरज चमक होने के साथ साथ ही आवाम से ये भी अपील की गई है कि वो इस दौरान घरों से बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे, क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिजली गिरने का वाक़या पेश आ सकता है, दरख्त गिरने का वाक़या पेश आ सकता है और इस सिलसिले में लोगों से अपील की गई है कि वो इस दौरान अपने घरों में ही रहने को तरजीह दें। मौसम के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे के हवाले से करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर जहां उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत की, साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा भी उन्होंने मुतअद्दिद लीडरान जो है या वज़ीर है उनके साथ अलहदा मीटिंगें की और ये मुलाकात या ये जो मुलाकातें हुई है ये जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन मुलाकातों के दरमियान जम्मू कश्मीर को लेकर मुतअद्दिद मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। ख़ासकर जो इतलात है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर वज़ीर आज़म मोदी के सामने रियासती दर्जे के मुतालबा जो है वो दोहराया, उस पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो दीगर मामलात हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी से लेकर जो तरक्याती मामलात हैं उन पर भी बातचीत हुई है और ये दौरा जो है काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म मोदी से जब मुलाकात की तो 12 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के दरपेश मसाइल है उन पर भी बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और यूनियन टेरिटरी से मुतल्लिक़ कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें रियासती दर्जे की जल्द बहाली, इक़्तिसादी तरक्की, सयाहत के फ़रोग़ और बुनियादी ढांचे की तवसीह जैसे मामला शामिल थे। मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के उमंगों और तवक्कात को उजागर करते हुए मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो माशी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, उससे भी वज़ीर आज़म को आगाह किया और तरक्की की रफ्तार तेज़ करने, राबता निज़ाम मजबूत बनाने, रोज़गार के मौका पैदा करने और अवामी फलाह व बहबूद के बेहतर बनाने के लिए मरकज़ से मुसलसल ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने कहा कि खित्ते में तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए बुनियादी ढांचे,
सयाहत और दीगर तरक्याती मनसूबों में मुसलसल सरमायाकारी की नहायत ज़रूरी है। और साथ ही साथ 12 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी पेश की। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलसल 12 साल हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहने पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत की मावनत को भी सराहा। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तक़बिल और इक़्तिसादी सरगर्मी को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे और राबता निज़ाम की बेहतरी पर बातचीत जारी है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने रेलवे के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में रेलवे राब्ते को मज़ीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और हुकाम के मुताबिक रेलवे वजारत ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का तिजारती स्टाफ अनंतनाग में फराहम करने का फैसला किया, उसको मंजूरी दे दी गई, जिससे जनूबी कश्मीर के मुसाफिरों, सयाहों और ताजरों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस नए स्टॉप से अनंतनाग जो वादी के अहम मुआशी और सकाफती मराकज़ में शुमार होता है, उस हवाले से लोगों को सहूलत मैसर होगी। और इस हवाले से जो मकामी लोग हैं जनूबी कश्मीर के या अनंतनाग के और साथ ही साथ जो अरकान असम्बली है खासकर अनंतनाग अजला के, उन्होंने भी इस मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज़ी वज़ीर रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और शहरी हवाबाजी के वज़ीर के साथ भी मुलाकात की है और उनके सामने भी एक तजवीज़ दी कि श्रीनगर एयरपोर्ट की बंदिश के दौरान जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस को शहरी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ कहा है कि अक्टूबर में श्रीनगर एयरपोर्ट की जो बंदिश है उस दौरान सयाहती सीज़न मुतासर होने का खदशा है, इसलिए मुतबादिल इंतजामात ज़रूरी हैं। हुकाम के मुताबिक इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने रेलवे वज़ीर अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का मुतालबा किया है, जबकि जो अनंतनाग के अंदर जो एक स्टाफ हाल्ट कायम किया गया है उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर जो जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर जनूबी कश्मीर के जो 4 अजला अनंतनाग, कुलगाम, शुपिया और पुलवामा के लोगों ने उसका खैर मकदम करते हुए न सिर्फ मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव बल्कि उमर अब्दुल्ला का भी शुक्रिया अदा किया और कहा है कि इससे सयाहत और साथ ही साथ उनके कारोबार को भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। चलिए आखिरी कुछ मिनट हमारे पास है, चलते चलते बात सिद्रा मामले की करते हैं। खासकर जो सिद्रा इन्हिदामी मामला जिस पर हमने काफ़ी सियासत भी देखी, काफ़ी बयानबाजी भी देखी, उसको लेकर के एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। आपको याद होगा कि इन्हिदामी कार्रवाई की असलियत मालूम करने के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई थी। 7 दिन का वक्त दिया गया था कि रिपोर्ट उन्हें जुमा करने को कहा गया था, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद तहकीकाती कमेटियों ने हुकूमत की रिपोर्ट पेश नहीं की है। जम्मू के रायका बंदी इलाके में कबायलों के मकानात मिसमार किए जाने के वाक़े को 20 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई 2 तहकीकाती कमेटियाँ अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है। हालांकि उन्हें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई थी। मुंतखब हुकूमत ने 19 मई को सिद्रा की रायका बंदी इलाके में गुजर खानदानों के मकानात की मिसमारी और बेदखली के मामले की तहकीकात के लिए 20 और 22 मई को हक़ाइक़ मालूम करने के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दी थी। दोनों कमेटियों को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। कमेटी के एक अफसर के मुताबिक रिपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि कमेटी ने महकमे जंगलात से बाज़ मालूमात तलब की थी जो अब तक फराहम नहीं की गई और साथ ही साथ दोबारा ख़त लिखा गया है और मतलूबा मालूमात का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है। पहली कमेटी हुकूमत के महकमे कबायली उमूर के कमिश्नर सेक्रेटरी प्रसन्ना रामस्वामी के सदारत में तश्कील दी गई थी। उस कमेटी की सरबराही डायरेक्टर महकमे कबायली उमूर मुमताज़ अली कर रहे थे, जबकि 3 दीगर अफसरान भी इसमें शामिल किए गए थे। 7 दिन का वक्त दिया गया था। इस कमेटी को ये जांचने का काम सौंपा गया था कि आया रायकारी बंदी में कबायली खानदानों के मकानात की मिसमारी के दौरान फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की किस शक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है। दूसरी कमेटी महकमे जंगलात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने तश्कील दी थी और इस कमेटी की सरबराही सीनियर अफसर राजेंद्र सिंह तारा कर रहे थे, जबकि एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू और दीगर अफसरान को इसमें रखा गया था। लेकिन दोनों कमेटियां अब तक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 40 मकानात की मिसमारी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार
बयानबाजियाँ चल रही थी, लेकिन फिलहाल खबर ये कि 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक रिपोर्ट हुकूमत को नहीं सौंपी गई है और इस मामले में अभी कमेटियों का कहना है कि मज़ीद वक्त दरकार है। 10 बजने वाले हैं। सलाम जे के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। मुझे यानी ज़ोहर लुलाबी और गवर कुची को आप देंगे इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।